हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि अजंता केव्स को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था रीयूनियन आइलैंड को लेकर के। तो रीयूनियन आइलैंड को अगर हम मैप में व्यू करें, रीयूनियन आइलैंड फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट के अंडर आता है और वे वेस्टर्न इंडियन ओशन में लोकेटेड है। रीयूनियन आइलैंड के आसपास वाले एरिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, उनकी लोकेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे नॉर्दर्न पॉइंट पर अगर हम देखें तो सेशेल्स लोकेटेड है, फिर यहाँ पर है मेडागास्कर, ये है कोमोरोस, और रीयूनियन के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है मॉरिशस। ये जो लोकेशन है इनकी नॉर्दर्न टू सर्दर्न, ईस्टर्न टू वेस्टर्न या वेस्टर्न टू ईस्टर्न या सर्दर्न टू नॉर्दर्न, जो इनकी लोकेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट लाइन में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो मेडागास्कर के सर्दर्न पार्ट से पास होती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए रीयूनियन आइलैंड एंड इसके आसपास वाले एरिया में जो भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स लोकेटेड हैं उनको लेकर के। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में अगर आप यूपीएससी का अटेम्प्ट, सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपको लगता है कि रेगुलरिटी आपके लिए एक मेजर इशू है, तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। इसमें यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाती है। डेली बेसिस पर आपको टारगेट दिए जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि प्रीलिम्स और मेंस के आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर प्रिपरेशन हो सके। टाइम टू टाइम हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको गाइड करते हैं। टाइम टू टाइम रिवीजन टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है और स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर के इसके बारे में और भी अदर जो फीचर्स हैं उनको आपको व्यू कर सकते हैं। आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। उन्होंने ये बताया है कि जो हमारे इंडिया में जो भी क्राइम, जो एक तरीके से कोविड जब आया तो कोविड की वजह से पूरी सोसाइटी में, पूरे इंडिया में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे। तो रिस्ट्रिक्शन जब लगे तो जो सीवियर ऑफेंसेज हैं उनमें 2020 में कुछ डिक्लाइन देखने को मिला था कोविड पेंडेमिक की वजह से। लेकिन दोबारा से जो वायलेंट क्राइम्स हैं वो दोबारा से प्री कोविड लेवल तक, दोबारा से उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वायलेंट क्राइम्स में रेप, किडनैपिंग, एट्रोसिटीज अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड रोबरीज, ये जो केसेज हैं इनकी संख्या 2021 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। यहाँ पर अदर लेवल, जैसे रेप के बारे में 2020 में 21 में क्या चेंज रहा, इसके बारे में 2019 के जो डाटा है उनसे कंपैरिजन किया गया है। तो ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कि जो रिस्ट्रिक्शन जब लगा तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन दोबारा से जो अपसर्ज है वो देखने को मिल रहा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एनसीआरबी। एनसीआरबी से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ देखिए एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एनसीआरबी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है और हमारे इंडिया में इंडियन पिनल कोड मींस आईपीसी, इसके अलावा स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंडर जो भी क्राइम जिनको डिफाइन कर रखा है उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है, जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उन सभी को कलेक्ट करना और उन सभी को एनालाइज करना, ये 2 इम्पोर्टेंट काम है एनसीआरबी के। एनसीआरबी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसको 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एनसीआरबी आता है। इससे पहले कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी, उन रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही एनसीआरबी को एस्टेब्लिश किया गया था। तो 1977 से 1981 के बीच में नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया था, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा 1985 में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन
होना चाहिए। और उसी के बेसिस पर, इन दोनों की रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1986 में एनसीआरबी को एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये जो एनसीआरबी की जो टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स आती है, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से क्राइम को लेकर के किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है और कौन से क्राइम जो है वो सोसाइटी में इंक्रीज हो रहे हैं, जिनको लेकर के हमारी जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम लॉ बना सकती है, ताकि इसको लेकर के एक बेसिक जो अवेयरनेस है, बेसिक जो इशू है उनको शांत किया जा सके और इस तरीके की क्राइम की जो संख्या है उसको कम लाया जा सके। साथ ही साथ में एक सेफ्टी के बेसिस पर भी अपग्रेडेशन देखने को मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान हमारा इंडिया का नेबर कंट्री प्रेजेंट टाइम में फ्लड से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ में ही उन्होंने ये बोला है कि इंडिया के साथ में जो उनका ट्रेड जो लगभग 3 साल से बैन है, उसको दोबारा से वो रिस्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ऐसा वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा स्टेटमेंट देखने को मिला है। लास्ट ईयर भी 2021 में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अपग्रेडेशन दिया था कि जैसे कि कॉटन, जैसे कि शुगर, इनको लेकर के इंडिया के साथ में दोबारा से हमारा ट्रेड रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें, आप सभी को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज कंट्री हैं और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। बॉर्डर एरियाज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू हैं और भी अदर इश्यूज हैं, जैसे कि इंडिया जो है वो बार बार क्लेम करता है कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है पाकिस्तान जो है वो इंडिया में। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू है और भी अदर इश्यूज हैं जिनको लेकर के जो प्रॉब्लम है वो रेगुलर बनी रहती है, लेकिन अब पाकिस्तान ने जो भी इशू है उनको सोल्व करने की बात की है। तो देखो, नेबर एरिया में अगर इस तरीके के रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं तो हर कंट्री के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उस कंट्री के एक अपग्रेडेशन के लिए उस कंट्री में जो भी इशूज हैं उनको कम से कम कंट्री जो है वो अपने बॉर्डर एरियाज, मतलब मैक्सिमम जो अपना रेवेन्यू है, मैक्सिमम जो अपनी इकोनॉमी है, उसको अदर पॉइंट्स के ऊपर खर्च ना कर सके अपने कंट्री के इंटरनल अपग्रेडेशन के ऊपर उसको लगाया जा सकता है, अगर बॉर्डर एरियाज में जो कंट्रीज हैं उनके साथ में रिलेशन काफ़ी बेहतरीन रही तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रिलायंस जियो ने अपनी तरफ से क्लियर किया है कि 5G सर्विसेज जो है वो अक्टूबर से मिलना स्टार्ट होंगी। स्टार्टिंग में जो हमारी सिटीज़ हैं जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, इनमें ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। उसके बाद में उन्होंने ये भी टारगेट दिया है कि दिसंबर 2023 तक वो कंप्लीट इंडिया को कवर कर देंगे 5G सर्विसेज से। आप सभी को पता है कि अभी 5G सर्विसेज के लिए जो स्पेक्ट्रम है उसका अलोकेशन किया गया, उसको एक तरीके से गवर्नमेंट ने जो सेलिंग उसकी की है, जिसकी तहत गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर जनरेट हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम जो आर्टिकल हैं वो एक तरीके से रिलेटेड है पॉलिटिक्स को लेकर के, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फीफा ने AIIF के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे फर्स्ट, उसके बारे में न्यूज़ है। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कांग्रेस के जो इंटरनल पोल चल रहे हैं उसके बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो अपने आप को बैलेंस में ला सकती है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो फीफा ने जो सस्पेंड कर दिया था AIIF को, वो सस्पेंशन को जो लिफ्टिंग की है वो टेम्परेरी है, और जो AIIF के साथ में जो प्रॉब्लम है मतलब टेम्परेरी लेवल पर उनको एंड करने की कोशिश की है, ताकि जिन भी इवेंट में इंडिया जो है एज ए होस्टिंग रोल प्ले कर रहा है उनको ऑर्गेनाइज करवाया जा सके। तो एक मेजर इशू है, इस मेजर इशू को सॉल्व करने के लिए जो फीफा है उन्होंने ये बात रखी कि थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है। और थर्ड पार्टी क्या थी, यहाँ के जो हेड हैं AIIF के, जो काफ़ी लंबे टाइम से अपनी पोजीशन पे बने हुए थे, उनका जो टर्म है वो कंप्लीट भी हो गया था। तो उसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे यहाँ पर काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी एक कमेटी बने, और ये कमेटी जो है वो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करे। ओके, मतलब AIIF में जब तक नए चेयरमैन नहीं आ जाते हैं तब तक उनके डेली बेसिस का जो भी वर्क है उन सभी को ओवरव्यू करे। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के इसी डिसीजन को लेकर के फीफा ने बोला कि थर्ड पार्टी का आपके यहाँ पर इंटरवेंशन है, इंडिपेंडेंट तरीके से AIIF जो है वो काम नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन की तरफ लेकर के जाए जाए। गवर्नमेंट ने अर्ज किया सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन है उसको विड्रॉ किया। मतलब काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एक तरीके से एक पैनल बनाया गया था जो डेली बेसिस पर AIFF की
जो भी डेली वर्क है उनको व्यू करेगा, उसको यहाँ से रिमूव किया गया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि AIFF जो है उसकी पोजीशन, उसका जो भी एक कंक्लूजन है वो क्लियरली होना चाहिए। जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं उनको तो कम से कम इतना क्लीनिंग होना चाहिए कि उनका टाइम टू टाइम उनका अपग्रेडेशन, टाइम टू टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी, अदर जो भी चीज़ें हैं जो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रही हैं उन सभी का इंक्लूजन इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो फ्री वाइज को लेकर के है। इस आर्टिकल को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके प्रॉज भी देख चुके हैं, इसके कन्स भी देख चुके हैं, क्या इससे बेनिफिट मिलेगा और क्या इससे लॉस होगा। तो इस आर्टिकल में भी राइटर ने ये बोला है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम और फ्री बाइज जो है उनके बीच में एक माइनर डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस को पता करना ही कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि देखो आपने जैसे कि लोगों ने दिया, बहुत सारी जो पार्टीज हैं, फ्री वाइज का जो ट्रेंड है वो लगभग साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में लगभग कवर कर लिया गया हर एरिया को। तो फ्री वाइज में सबसे पहले उन्होंने अदर प्रॉमिस किए, जैसे टाइम टू टाइम उन्होंने प्रॉमिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला कि घर के जो बर्तन तक हैं जो हम आपको सपोर्ट में देंगे अगर हम जीत करके आते हैं। तो इसके अलावा ये बोला गया कि जो है वो और भी चीज़ें जो उन्होंने, जैसे कि कलरफुल टेलीविज़न, ये सब कुछ देने की आपको कोशिश की जाएगी। ओके, अब इस आर्टिकल में इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रखे हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम 1982 में MG रामचंद्रन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे वो मिड डे मील स्कीम लेकर के आए। अब इसमें उन्होंने क्या किया, मिड डे मील स्कीम में उनका एक तरीके से अपोजिशन ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए कि वो जो पुअर फैमिलीज हैं उनके बीच में अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो मिड डे मील स्कीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। एक तरीके से मिड डे मील स्किल के नाम पे जो बच्चे हैं उनका स्कूल में इंक्लूजन इंक्रीज हुआ, रजिस्ट्रेशन बच्चों का इंक्रीज हुआ, जिसमें से बहुत बच्चे जो हैं उन्होंने हायर लेवल तक अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद में वो आज वेल पोजिशन पर कहीं ना कहीं लोकेटेड है, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि आपने अपनी सोसाइटी के लोगों को जिनके पास में एक बेसिक कमी थी अच्छा खाना खाना, उसके बेसिस पर आपने बच्चों को अट्रैक्ट किया और अट्रैक्ट करने के बेसिस पर जो एक माल न्यूट्रिशन जो मेजर इशू है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कल इसके बारे में बात की और फोकस करने के लिए कहा है कि फोकस किया जाए कि माल न्यूट्रिशन जो इशू है उसको सोल्व किया जा सके। तो यहाँ पर ये बताया गया कि मिड डे मील स्कीम जिसको लॉन्च किया गया था और जिसको इस बेसिस पर स्टार्ट किया गया था कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एक तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कलरफुल टेलीविज़न का। टेलीविज़न जब आया तो लोगों ने वहाँ पर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उनके बारे में देखा, उनको समझा, बहुत सारा जो अवेयरनेस है स्पेसिफिक अगर हम देखें तो वीमेन जो है उनमें अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट हुई टेलीविज़न की वजह से। थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्री बस सर्विस जो वीमेन को प्रोवाइड करवाई जाती है, इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। वर्किंग प्लेस पे जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा आप देते हो रूरल एरियाज़ में, तो स्कूल और कॉलेज को अटेंड करने का, और वीमेन के लिए अगर आप बात करते हो तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी आप इस तरीके के गुड्स जो है वो देने की कोशिश की जाती है या अदर चीज़ें देने की कोशिश की जाती हैं, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी निकल करके आया है। तो फ्री बाई जो इशू है इसके ऊपर कोई भी इजी आंसर देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी तरीके से आप मतलब इसको डिफाइन करना कि ये फ्री बाइज है और ये सोशल सिक्योरिटी है, इसको डिफाइन करना ही काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक इशू रहेगा। तो इसके लिए हम कल भी डिस्कस किया था हमने कि एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया जाना चाहिए, जो अदर इम्पोर्टेंट जो एजेंसी हैं जो रिलेटेड है इलेक्शन से लेकर के, उनके बारे में डिस्कस किया जाना चाहिए। और फिर एक जो है वो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो निकालने की कोशिश होनी चाहिए कि इनके बेसिस पर जो कैंडिडेट है वो उनको फॉलो करेंगे। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में जो पुअर्टी है उसके अपग्रेडेशन के लिए भी गवर्नमेंट जो है, जैसे ब्राज़ील जैसे कंट्री जहाँ पर इस तरीके के इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं कि कुछ बेसिक मनी जो है वो फैमिली को प्रोवाइड करवाया जा सके ताकि वो अपने आप को रेगुलर रख सके। तो इस तरीके के जो ग्लोबल इनिशिएटिव हैं उनको हम लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि पॉवर्टी जब खत्म होगी तो इस तरीके के जो अट्रैक्टेड गिफ्ट देने की कोशिश की जाती है उसके बेसिस पर लोगों को अट्रैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर टेररिज्म का एक नया फैक्ट, एक नया उसका जो फेस है वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो 2 ऐसे अटैक हुए हैं जिससे हमें देखने को मिलता है कि जो सिक्योरिटी जो इशू है उसकी मौकरी करने वाली ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिली है। एक तो यूएस में सलमान रुश्दी का कोई प्रोग्राम, तो उसी टाइम उनके ऊपर अटैक होता है, और दूसरा जो अटैक हुआ वो मॉस्को में क्या हुआ कि 29 ईयर ओल्ड दारिया डुगिना, जो एक नेशनलिस्ट और आउट स्पोकन डॉटर ऑफ ए कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी ऑफ रशिया, अलेक्जेंडर डुगिन जो व्लादिमीर पुतिन के जो यूक्रेन पर उन्होंने जो इन्वेजन किया उसके एक तरीके से वो सपोर्टर हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन है उनके व्लादिमीर पुतिन के साथ में। तो इसी के बारे में, इसी को टारगेट करते हुए उनकी जो बेटी है, टारगेट उन्हीं को किया गया था, लेकिन उसी टाइम लास्ट टाइम उन्होंने जो है अपनी कार जो है वो चेंज की, और इसी के बेसिस पर ये माना जाता है कि इस तरीके के जो अटैक हैं वो टेररिज्म की एक नई डिफिनेशन जो है वो तैयार कर रहे हैं कि इस तरीके से आप अगर टारगेट बेसिस पर अटैक करते हो या फिर किसी एक एस्टेब्लिश और लेजेंडरी पर्सन को आप टारगेट करते हो, तो आप सोसाइटी में जो आप एक तरीके से अपनी तरफ से जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो उसको आप डायरेक्टली जो है वो मैसेज दे सकते हो, और काफ़ी वास्ट लेवल पर इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। तो इसी टारगेट को, इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इस तरीके से जो भी लेजेंडरी पर्सन है उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बेल के बारे में बताया हुआ है। देखो, बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा आर्टिकल 21 जो है उसी के बेसिस पर आता है। बेल में क्या होता है कि मान लो किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, क्राइम के बेसिस पर ये लगता है कि वो जो क्राइम किया गया उसके अगर वो पर्सन बाहर आता है तो जो भी उसके एक तरीके से उसके खिलाफ में जो गवाही देने वाले थे उनको इन्फ्लुएंस ना करे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली है इसको लेकर के, उस इशू को लेकर के, उस क्राइम को लेकर के, तो उनको वायलेट ना करे। अगर इस तरीके की एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है तो बेल जो है उसको अलाउ कर दिया जाता है। तो टाइम टू टाइम इस तरीके की जो बेल कंडीशन है उसको अलाउ किया जाता है, ताकि जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ देने की कोशिश की है और उसमें जो लिबर्टी देने की कोशिश की गई है उन टारगेट्स को हम अचीव कर सकें, उनको कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पर बेल के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो बेल है वो दी जा सकती है और किन किन बेसिस पर उनको दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9, जिसके बारे में हमने फ्रंट पेज पर ही डिस्कस कर लिया कि पाकिस्तान के साथ में इंडिया का जो ट्रेड है वो किस तरीके से उसमें फ्लिप फ्लॉप जो स्टेज है वो देखने को मिल रही है। पेज नंबर 8 पर ही एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो मलेशिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे कि उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको यहाँ पर टारगेट किया गया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मनी को इधर से उधर किया है। तो ये एक तरीके से उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये बातें सामने आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के जो पिटीशन डाली गई तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें कुछ टाइम चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो सभी स्टेट्स से जो हमने एक रिकमेंडेशन मांगी थी इसमें कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से जो बात है वो नहीं रखी है, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन या कॉमेंट जो है वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो जब तक इनका जो रिजल्ट है या इनका जो रिव्यू है वो सामने नहीं आता तब तक इसके ऊपर कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा इंडिया जो है अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से कौन कौन सा जो रिलीजन है वो रिलीजियस माइनॉरिटी के रूप में आता है। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है अभी प्रेजेंट टाइम में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देती है और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो स्टेट लेवल पर उनको अप्रूवल मिलता है। अभी पिटीशन ये डाली गई कि हमारे इंडिया में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो अगर कुछ स्टेट्स में अगर हम देखें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे कि लक्षद्वीप,
कुछ स्टेट मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरीज है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें परसेंटेज के बेसिस मतलब टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पर जो हिंदू हैं, जो अदर रिलीजन है, वो काफ़ी ज़्यादा माइनॉरिटी स्टेज में है। लेकिन ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर माइनॉरिटी में है। तो पिटीशन ये डाली गई थी कि पिटीशन में ये बोला गया कि हमारे इंडिया में जो भी माइनॉरिटी है उसको स्टेट लेवल पर रिकॉग्निशन मिले और यहाँ पर जो है स्टेट को भी सेंटर के बराबर पावरफुल बनाया जा सके। ओके, तो यहाँ पर पिटीशन में बोला गया कि देखो कुछ स्टेट ऐसे हैं, उन स्टेट में जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी, उनके बाहर भी जो रिलीजन है जैसे कि हिंदू जो है, वो कुछ स्टेट जो अभी हमने डिस्कस किया यूनियन टेरिटरी और स्टेट जो है उनमें माइनॉरिटी में आता है। तो यहाँ पर ये पिटीशन डाली गई कि देखो स्टेट लेवल पर इसका रिकॉग्निशन हो, ताकि स्टेट लेवल पर जहाँ पर माइनॉरिटी में है उसको फिर जो है उसको एक स्टेटस जो है वो दिया जा सके। ओके, तो ये माइनॉरिटी से रिलेटेड पिटीशन है जिसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन में तो ये भी बोला गया था कि जो माइनॉरिटी जो स्टेटस है वो स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया जा सके, लेकिन इसके लिए जुडिशरी ने बोला कि ये कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टेट को पावर देने की बात की गई है। ओके, तो माइनॉरिटी से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में जो माइनॉरिटी जो वर्ड है वो दिखाई भी देता है, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि माइनॉरिटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड है ये पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे कि माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। इस तरीके का स्टेटमेंट देकर के आपको पूछ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जैसे कि 2002 में टीएमए पाई फाउंडेशन केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट दिया था कि जो माइनॉरिटी जो स्टेटस है वो स्टेट वाइज डिसाइड किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में 2005 के टाइम में भी केस होता है बाल पाटिल केस, और बाल पाटिल केस में भी 2002 का ये जो रिजल्ट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसी को रेफर करने की यहाँ पर बात की गई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और 350 बी जो है वो हमें इस तरीके की माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं। 350 बी जो है वो रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत इसको इंक्लूड किया गया, ताकि हमारे इंडिया में जो है जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक ऑफिसर जो है वो रिप्रेजेंट करे, और कोई भी अगर इशू हो तो उनको टारगेट किया जा सके। ओके, तो ये माइनॉरिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एक सेकेंड, पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर जो हमारे इंडिया के नए चीफ जस्टिस बने हैं यू ललित, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जल्द ही जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस को जो एक तरीके से उनको अटेंड किया जाता है, लिस्टिंग उनकी की जाती है कि कौन से केस को हम किस तरीके से सुनेंगे, उसमें जो और ज़्यादा जो ट्रांसपेरेंसी है वो लाई जा सकेगी, और जो भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनको जल्दी से मतलब एक तरीके से उनको इम्पोर्टेंट बेसिस पर उनको सुना जाएगा। यहाँ पर अलग अलग टाइमिंग की बात की गई है कि मंडे को जो है वो सिर्फ फ्रेश केसेस जो हैं उनके लिए रिजर्व रहेगा मंडे। इसके अलावा यहाँ पर फ्राइडे को जो मिसलेनियस जो केसेस होते हैं उनकी हियरिंग की जाएगी, और यहाँ पर जो ट्यूसडे टू थर्सडे जो है उसके बारे में बताया गया है कि ट्यूसडे टू थर्सडे में प्री लंच जो है तो डिटेल्ड हियरिंग की जाएगी, और इसके बाद में पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो पोस्ट लंच मतलब ट्यूसडे टू थर्सडे जो है प्री लंच जो है वो काफ़ी डिटेल में जिनका डिस्कशन किया जाना है वो किया जाएगा, और आफ्टर लंच जो है वो किए जाएंगे उन चीज़ों के बारे में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई है। ये जो पिटीशन होती है पीआईआर, इनको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, जो भी इम्पोर्टेंट केस है उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये हमारे नेक्स्ट जो सीजीआई हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इशू हैं उनको सोल्व किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर यहाँ देखिए
हाँ, ये बिल्किस बानो केस के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। इसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर कुछ लोगों को जमानत मिली है, मतलब उनको छोड़ दिया गया है जेल से, क्योंकि प्रिजन जो है वो एक स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज किया है। प्रॉब्लम किसको लेकर के हुई है? बिल्किस बानो केस को सीबीआई कोर्ट जो है उसने रेगुलेट किया था। तो सीबीआई जब किसी केस को रेगुलेट करता है और उसमें जब इस तरीके की जो दोषी है उनको छूट दी जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी डिस्कशन करे। लेकिन बिल्किस बानो केस में ऐसा नहीं किया गया। कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी जो है वो टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन देती है कि किन लोगों को जेल से छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर गुजरात में जो कमेटी थी उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के जो केस है उसका रिजल्ट सामने आएगा। इसको लेकर के वैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रिजल्ट देता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। देखिए यहाँ पर जो है ना, इंडिया का जो LAC वाला रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब ईस्टर्न लद्दाख वाला जो रीजन है, वहाँ पर आप सभी को पता है कि जो एक तरीके से जो कैटल का डोमेस्टिकेशन करते हैं वो लोग यहाँ का जो भी ग्रेजिंग एरिया है, जो भी पास्चर एरिया है, उसका यूज़ करते हैं अपने एनिमल्स को घास खिलाने के लिए। लेकिन इंडिया के जो भी ग्रेजर्स हैं, जो भी कैटल डोमेस्टिकेशन जो करते हैं, उनके जो मूवमेंट देखने को मिला तो उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। मतलब चाइना की तरफ से रोका गया है कि आप हमारे एरिया में क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो है देखो, सीड जो एक नई स्कीम लॉन्च की गई जिसमें हमारे इंडिया के जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके बेनिफिट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और इसमें हमारे इंडिया में जो 1400 जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एक तरीके से कैटेगरी करके उनके जो बच्चे हैं उनको अलग अलग लेवल पर जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करवाया जा सके, स्कॉलरशिप उनको दी जा सके। इसके अलावा और भी अदर चीज़ें जो हैं वो बैकवर्ड क्लासेस को देने की कोशिश की जा सके। तो यहाँ पर सीड के अंदर जो काम है उसका कैटेगराइजेशन जो है उसको लेकर के चल रहा है ताकि इस इशू को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 2 आर्टिकल में बात की गई है। पहला तो ईरान ने अपनी तरफ से बात रखा है कि JCPOA एग्रीमेंट जो 2015 में साइन हुआ, फिर 2017-18 के लगभग आकर के US के प्रेसिडेंट ने इससे अपने आप को हटा लिया। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ईरान ने एक बात बोली है कि IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, वो अगर अपना यहाँ पर ओवरव्यू करना बंद करे ईरान के ऊपर कुछ पॉइंट्स को लेकर के, ये हम चाहते हैं, तभी जाकर के ये जो डिस्कशन है इसके ऊपर साइन हो सकेगा। क्योंकि ईरान का ये मानना है कि IAEA की जो नज़र है वो हमसे हटाई जा सके। दूसरा यहाँ पर ये बताया गया है कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में यूक्रेन का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर भी कुछ अटैक देखने को मिला उसके आसपास वाले एरिया में। तो यहाँ पर IAEA की टीम जो है वो इस एरिया में विजिट की, क्योंकि उनको लगता है कि न्यूक्लियर इशू जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, एक ट्रेजेडी के रूप में सामने आ सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही आर्टिकल में IAEA जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो न्यूक्लियर फील्ड में कोऑपरेशन का काम करती है। 1957 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एनुअली बेसिस पर ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अपनी रिपोर्ट देता है। 1957 में वियना ऑस्ट्रिया में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखना है। और 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। तो जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है, उसको लेकर के एक बेसिक ओवरव्यू करने का, उन टारगेट्स को अचीव करने का, और उनके बीच में न्यूक्लियर प्लांट्स के बीच में या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूक्लियर एनर्जी के बीच में पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से क्या करना, पूरे वर्ल्ड में एक कोऑपरेशन की सिचुएशन क्रिएट करना, ये IAEA का मेन टारगेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर नासा जो है वो अपना एक मिशन लॉन्च कर रहा था मून को लेकर के, लेकिन उनके जो लॉन्चिंग टाइम है उसमें कुछ इशू देखने को मिला, जिसकी वजह से अभी कुछ टाइम तक दोबारा से इसका ट्रायल किया जाएगा और फिर इसको लॉन्च किया जा सकेगा। ओके, यहाँ पर बात की गई है फोकलैंड आइलैंड्स की। तो फोकलैंड आइलैंड्स को अगर हम मैप के थ्रू व्यू करें,
ये जो फोकलैंड आइलैंड है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अटलांटिक ओशन का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर लोकेटेड है, और वहाँ पर लोकेटेड होने के बाद में इस पर जो यूके है वो अपना क्लेम रखता है, लेकिन अर्जेंटीना ये बोलता है कि फोकलैंड आइलैंड जो है वो हमारे अंडर आता है। इसका बात ये है कि शुरुआती समय में अगर हम देखें इनिशियल टाइम में, तो यहाँ पर यूके का ही रूल था, लेकिन उसके बाद में यूके यहाँ से अपने आप को रिमूव करता है, तो अर्जेंटीना यहाँ पर अपनी पावर एस्टेब्लिश करता है। अर्जेंटीना ने यहाँ पर यूएस की जो शिप है उसको लेकर के कुछ इश्यू क्रिएट किया, तो इसको लेकर के जो अर्जेंटीना को यहाँ पर रिमूव करके यूएस ने कुछ टाइम के लिए अपने अंडर भी कर लिया था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसके ऊपर यूके का भी एस्टेब्लिशमेंट रहा, अर्जेंटीना का भी रहा, तो दोनों यहाँ पर अपना क्लेम करते हैं कि ये एरिया जो है वो हमारे लिए आता है। वाटर बॉडीज में इस तरीके के स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स एरिया को लेकर के हर कंट्री जो है वो अपने आप को तैयार करती है कि मेरे अंडर आता है, मेरे अंडर आता है। इसका बेसिक रीजन ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी कंट्री जो है उसका डोमिनेंस एस्टेब्लिश होता है, तो वहाँ पर इस एरिया को लेकर के वो अपने मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ कर सकता है, ताकि वाटर बॉडीज में अपना जो डोमिनेंस है उसको एस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।